दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में हर साल एक्स्ट्रा पैसे आते रहे तो कैसा लगेगा। ये पैसा कोई सैलरी नहीं, कोई वेजेज नहीं, बल्कि आपके शेयर से मिलने वाला डिविडेंड है। लेकिन क्या हर हाई डिविडेंड स्टॉक अच्छा होता है? क्या ये पैसा टैक्स फ्री होता है या टैक्सेबल? आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं, जैसे डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड के ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में। और कंप्लीट वीडियो को आप देखिएगा। साथ में हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि इंडिया में टॉप 5 ऐसे शेयर कौन से हैं जो हाई डिविडेंड देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड होता क्या है। दोस्तों, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख रुपए एक साल में कमाए और उनकी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम 5,000 रुपये शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविडेंड के रूप में। और उस कंपनी में अगर 1000 शेयर होल्डर हैं तो सबको 5-5 रुपये मिलेंगे, टोटल 5,000 रुपये वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड। दोस्तों, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, ये वर्ड आपने जरूर सुने होंगे। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? कंपनी पूरे साल के ऑडिटेड रिजल्ट के बाद में जो उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें वो अनाउंस करती है, उसको फाइनल डिविडेंड कहते हैं। ये साल में एक ही बार मिलता है। इंटरिम डिविडेंड, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इंटरिम बीच में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद में अगर कोई कंपनी बीच में डिविडेंड की घोषणा करती है तो उनको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। जैसे इन्फोसिस इंटरिम डिविडेंड भी दे देती है और फाइनल डिविडेंड भी। साथ में हम बात कर रहे हैं स्पेशल डिविडेंड की। दोस्तों, ये स्पेशल डिविडेंड हमें रेयर केस में ही देखने को मिलता है, नॉर्मल हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे कभी कभी किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट या कैश आ जाता है तो उसको वो शेयर होल्डर में डिवाइड कर देती है, उसको हम स्पेशल डिविडेंड कहते हैं। कोल इंडिया ने कई बार स्पेशल डिविडेंड दिए हैं गवर्नमेंट को फंडिंग करने के लिए। गवर्नमेंट को फंडिंग का मतलब क्या है दोस्तों? कोल इंडिया में गवर्नमेंट की शेयर ज़्यादा है। अगर वो 3,000 करोड़ रुपए उन्होंने इस साल दिए हैं डिविडेंड के रूप में, जिसमें से 2,000 के आसपास गवर्नमेंट को ही गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही वो स्पेशल डिविडेंड के पैसे मिलेंगे। जिनके पास भी कोल इंडिया के शेयर होंगे सबके खाते में ही पैसे आएंगे। अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ओवरव्यू लेना चाहिए कि डिविडेंड यील्ड होता क्या है। ये वर्ड हमारे आगे आए तो हमें पता होना चाहिए कि डिविडेंड यील्ड को क्या बोला जाता है और कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, एक साल में किसी कंपनी ने जो टोटल डिविडेंड दिया है उसको करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सिंपल समझते हैं। इन्फोसिस मान लो 32 रुपये का शेयर डिविडेंड उन्होंने डिसाइड किया और करंट मार्केट प्राइस मान लो 1600 रुपये चल रहा है। अभी तो कम चल रहा है लेकिन मैंने 1600 रुपये एग्जाम्पल लिए। तो यील्ड क्या होगी? 32 डिवाइड बाई 1600 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 2%। ऐसे ही कोल इंडिया अगर 24 रुपये का डिविडेंड दे रही है और करंट मार्केट प्राइस 480 है तो यील्ड हो गई 5%। तो हम ये कह सकते हैं इन्फोसिस के मुकाबले कोल इंडिया की जो डिविडेंड यील्ड है वो हाई है। सिंपल अगर करें हैं तो आपके पास अगर 1,000 शेयर है कोल इंडिया के तो आपको 24,000 डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, डीमेट अकाउंट में नहीं आएंगे। ये आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों 24,000 सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें 4,80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट भी तो करनी पड़ेगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिविडेंड यील्ड। दोस्तों, हाई डिविडेंड यील्ड पैसिव इनकम के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कभी हाई डिविडेंड यील्ड इसलिए भी दिखती है क्योंकि शेयर प्राइस गिरा हुआ होता है। जैसे कि अगर हम कोल इंडिया के 24 रुपये वाले डिविडेंड को करंट मार्केट प्राइस 480 से करते हैं तो 5% की डिविडेंड यील्ड आती है। लेकिन अगर बाई चांस कोल इंडिया का शेयर प्राइस डाउन आ जाता है और यही 240 रुपये आ जाता है तो ये यील्ड बढ़ के 10% हो जाएगी दोस्तों। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हाई यील्ड हमेशा अच्छी होती है। हो सकता है कि शेयर प्राइस गिरा हुआ हो, हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी कंपनी भी है जो स्टेबल भी है, अच्छी भी है और सेफ और मैच्योर भी है, जैसे कि ITC, HUL, कोल इंडिया, ये स्टेबल कंपनी है। और कई बार बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोथ वाली कंपनी है, वो डिविडेंड नहीं देती है, जैसे कि अडानी स्टॉक है या कोई स्टार्टअप कंपनी है। बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड डेट्स के बारे में। सबसे पहले जो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है कि हम ये डिविडेंड देने वाले हैं उनको हम डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट बोलते हैं। फिर आता है डिविडेंड रिकॉर्ड डेट। जैसे कि किसी कंपनी ने डिसाइड कर दिया कि हम 31 दिसंबर को डिविडेंड देंगे
तो ये इनकी रिकॉर्ड डेट होगी, जिसके पास भी कंपनी के शेयर होंगे उनको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए कंपनी एक डिविडेंड एक्स डेट भी रखती है, उसको लगभग एक दिन पहले रखती है। जैसे कि डिविडेंड रिकॉर्ड डेट थी 31 दिसंबर, तो डिविडेंड एक्स डेट रख देती है 30 दिसंबर। और हमारे पास हमेशा डिविडेंड एक्स डेट से एक दिन पहले वो शेयर होना चाहिए, यानी कि 29 दिसंबर तक अगर हमारे पास वो शेयर होंगे तो हमें डिविडेंड का फ़ायदा मिल जाएगा। डिविडेंड पेमेंट डेट, ऐसा नहीं है दोस्तों कि 29 तारीख को या 30 तारीख को डिविडेंड एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट होने के तुरंत बाद आ जाएंगे। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी टाइम लगता है उसको डिविडेंड पेमेंट डेट बोलते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमने एक्स डेट से पहले या रिकॉर्ड डेट पे शेयर को तो हमने परचेज कर लिया, अगर हमने ऑलरेडी पहले से परचेज किया हुआ है तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है एक्स डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर हमने डिविडेंड के लिए वो शेयर लिया है और एक्स डेट से एक दिन पहले ले लिया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम रिकॉर्ड डेट के बाद में उस शेयर को बेच देते हैं तब भी हमें डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जब तक आपके बैंक खाते में डिविडेंड ना आ जाए तब तक आप उसको संभाल के रखो और वो प्राइस भी गिर जाए और आप सोचो कि फ़ायदा की जगह नुकसान हो गया। जैसे ही रिकॉर्ड डेट निकल जाती है आप उस शेयर को सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड टैक्सेशन रूल की। दोस्तों इंडिया में डिविडेंड की जो इनकम है वो टैक्सेबल है, टैक्स फ्री नहीं है, और साथ में टीडीएस भी कटता है। अगर हमारा डिविडेंड 10,000 रुपये से ज़्यादा आया हो एक साल के अंदर अंदर तो कंपनी 10% से ज़्यादा टीडीएस काट लेती है। जैसे कि अगर आपको 10,000 रुपये का डिविडेंड मिला तो कंपनी उसमें से 10% 1,000 रुपये टीडीएस काट लेती है, और जो आपके 9,000 रुपये बच गए वो पैसा आपकी इनकम स्लैब में शामिल हो जाएंगे। मान लो आपकी इनकम स्लैब 20% के अंडर में आप आते हो तो टोटल टैक्स जो डिविडेंड का है 20% के हिसाब से 10,000 रुपये का 2,000 रुपये होता है। 1,000 रुपये कंपनी ने पहले काट लिए तो 1,000 रुपये और ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अगर आपकी इनकम उससे कम रह गई तो कंपनी आपको 1,000 रुपये वो वापस भी कर देंगे। जो टीडीएस आपका कटा है वो आपकी इनकम रिटर्न के बाद में वो वापस भी हो जाएगा। तो ये रूल समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि डिविडेंड टैक्सेबल है। दोस्तों इंडिया के टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड वाली कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले नाम इसमें तापड़िया टूल का है, लेकिन ये बिल्कुल माइक्रो कंपनी है और इसका बिहेव भी हमें समझ में नहीं आता। ये 11 रुपये का शेयर है और 40-40, 30-30 रुपये डिविडेंड दे देती है, और इसके आम रिटेल को शेयर भी नहीं मिलते और हमें इस कंपनी के ऊपर भरोसा भी नहीं है। लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए इसको डाल दिया है। फर्स्ट नंबर पे 432% की डिविडेंड यील्ड है इसकी। तो आप सोच सकते हो कि 11 रुपये का शेयर है और हो सकता है 4 गुना तक की डिविडेंड दे दे, लेकिन हम इसको क्रॉस करते हैं, हमें ये शेयर नहीं लेना चाहिए, ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब आती है जो अच्छी कंपनी है उसमें सबसे पहला कोल इंडिया जो 6.25% की डिविडेंड यील्ड है। गुजरात पिपाओ पोर्ट ये लगभग 5.5% की, ONGC 5% की, नेशनल एल्यूमिनियम 5% की, REC 5% की। दोस्तों कई बार हम किसी न्यूज़ चैनल के चक्कर में या हम किसी न्यूज़ के चक्कर में हम ये सुनने में हमें आ जाएगा कि तापड़िया टूल का शेयर बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा तो हमें डिविडेंड आ जाता है जितना उसका प्राइस नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसी चीज़ें रेयर होती है। हमें ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो जेन्युइन है और जो हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दिला सकती है। जैसे कि ये इतनी अच्छी अच्छी कंपनी है, ये हमें ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट भी देती है, तो हमें इनके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं कि हाउ टू चूज डिविडेंड स्टॉक्स, आपको कैसे चूज करना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि डिविडेंड कंसिस्टेंसी लास्ट के 5 सालों में डिविडेंड कंसिस्टेंट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक साल में तो उन्होंने डिविडेंड बहुत ज़्यादा दे दिया, अगले साल वो दे ही नहीं रहे। तो अगर डिविडेंड के स्टॉक की बात करें तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। साथ में हम बात करें पे आउट रेशियो कितना है उनका। दोस्तों अगर 60% से कम है तो कंफर्टेबल है। पे आउट रेशियो के बारे में अभी हम समझने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में ही। उनके पास कैश अच्छा खासा होना चाहिए, डेप्ट कम से कम होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो साइक्लिकल सेक्टर के अंडर में आते हो कि 5 साल के लिए तो वो बूम कर गए और उसके बाद में 10 साल तक उनको कोई पूछने वाला नहीं हो। हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ वाले सेक्टर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ पे आउट रेशियो वाली बात। दोस्तों पे आउट रेशियो का मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने साल का 100 करोड़ रुपए कमाया और उसने डिविडेंड पे आउट दे दिया 30 करोड़,
तो कंपनी ने 30% प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांटा और बाकी का 70% री इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि पे आउट रेशो यहाँ पे 60-70% है तो कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाएगी, उसके पास कैश ही नहीं बचेगा, वो अपने बिजनेस को बढ़ा ही नहीं रही, तो हम सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के भरोसे ही रह जाएंगे। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें ये डिविडेंड पे आउट रेशो भी चेक जरूर करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको डिविडेंड के बारे में पता कैसे लगेगा कि कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है। दोस्तों ऑल ब्रोकर अकाउंट जैसे जीरोडा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, धन है, शेर खान है, कोई भी है, उनके आप अगर स्क्रिप्ट पे चेक करोगे तो उस स्क्रिप्ट इन्फॉर्मेशन पे आपको मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे इजी तरीका आपको मैं बता देता हूँ कि आप मेरे चैनल को फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब करें, स्टॉक्स विद मुकेश को, उसको आप देखिए, आपको डे टू डे सभी आपके डिविडेंड वाली खबर आपको मिलती रहेगी। आपको 1 या 2 दिन पहले बता दिया जाएगा कि कौन सी कंपनी डिविडेंड देने वाली है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे आपको मिलता रहेगा। जैसे मैं आपको ये 2 थंबनेल मैंने आपको दिखाए हैं, जो मैंने 9 सितंबर की डेट और 8 सितंबर वाली डेट के 2 थंबनेल है कि डिविडेंड आपको मिलने वाले हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। डोंट चेज ओनली हाई यील्ड। दोस्तों हमें ओनली हाई यील्ड वाले स्टॉक को नहीं करना है, उसके साथ साथ हमें कंपनी की प्रोफाइल भी चेक करनी है, जैसे कि पीई रेशो क्या है, पीबी रेशो क्या है, और अगर इनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो आरओई क्या है, पीई रेशो क्या है, पीबी रेशो क्या है, उनके लिए मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाई है। आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। साथ में चेक पे आउट सस्टेनेबिलिटी, उनके पास कैश फ्लो कितना है, नहीं है, तो वो हमें ज़रूर चेक करना है। हमें ये भी चेक करना है कि हमारा इसके ऊपर टैक्स का बर्डन भी आएगा। ये मत सोचना कि ये टैक्स फ्री है। और हमें अपने पैन रिकॉर्ड को अपडेटेड रखना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर पैन रिकॉर्ड सही नहीं होगा तो कंपनी टीडीएस 10% की जगह 20% तक चार्ज कर लेगी, तो बाद में हमें वो रिफंड करवाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पैन को अपना अपडेटेड जरूर रखना है। ये डिविडेंड है किन किन लोगों के लिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट तो है जो रिटायर है और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए डिविडेंड की इनकम काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि उनको प्राइस के साथ साथ डिविडेंड भी मिलता रहेगा। यंग ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड सेकेंडरी होना चाहिए, क्योंकि हमें फोकस उन स्टॉक पर करना चाहिए जिनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो, क्योंकि अभी हम यंग हैं और रिस्क ले सकते हैं, तो अभी हमें ग्रोथ वाले सेक्टर पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थर्ड, बैलेंस इन्वेस्टर। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड इन्वेस्टर। दोस्तों हम एसआईपी के थ्रू भी पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में, और साथ में हमने डिविडेंड वाले स्टॉक को भी पिक कर लिया है, तो ये हमारा एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो हमें इनके ऊपर भी ध्यान देना है। अब बात करते हैं दोस्तों, डिविडेंड एक पैसिव इनकम का अच्छा सोर्स है, लेकिन ये गारंटीड नहीं है। डिविडेंड यील्ड हाई होना बहुत अच्छा नहीं है, हमें और फैक्टर को भी ध्यान रखना चाहिए। टैक्सेशन को समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि टैक्स फ्री है, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और प्लस ग्रोथ। दोस्तों जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको ग्रोथ प्लस डिविडेंड बैलेंस स्टॉक यूज करने चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि ओनली ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करें, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि ओनली डिविडेंड के ऊपर फोकस करें। हमें इनको मिक्स करके चलना है, कंबाइंड करके चलना है। दोस्तों मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये थी कंप्लीट डिविडेंड की नॉलेज। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको डिविडेंड की क्या ऐसी नई चीज़ थी जो आपको इस वीडियो से पता लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक वीकली स्टॉक एनालिसिस करते हैं हम एवरी सैटरडे, आप ज़रूर देखिएगा। लेटेस्ट ही हमने IOC का एक स्टॉक एनालिसिस किया है, उसको आप ज़रूर देख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।